Hello friends, this is Mamta Bhasin. Please do subscribe and like my channel and also give your reviews in comment section. Yes students, आज हम फिर से एक बार हिस्ट्री लेसन नंबर 1 जिसका पार्ट 3 हम कल कर रहे थे एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 पेज नंबर 13 पे लास्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टूडेंट एक नई फीलिंग अराइज हुई यूरोप में। इस नई फीलिंग का नाम क्या था? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इट्स अ फीलिंग और वी कैन से इन ट्रू वर्ड दैट दिस इज द मूवमेंट जो इस तरीके को फॉलो कर रहे थे कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं इनके लिए किसी भी तरह का रीजनिंग या साइंस या लॉजिक नहीं होना चाहिए। तो ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग नेशनलिज्म लाना तो चाहते थे, बट उसके लिए वो साइंस या लॉजिक या रीजनिंग को किसी भी तरह से प्रेफर नहीं कर रहे थे। इनका मेन आइडिया क्या था कि किसी भी कंट्री के लिए या अपनी कंट्री के लिए अगर हमें फीलिंग्स लेकर आनी है तो उसके लिए हमें साइंस और रीजनिंग नहीं चाहिए, जबकि हमें उसके लिए क्या चाहिए? इमोशंस, लव, ट्रू स्पिरिट रिगार्डिंग द नेशन। तो इसके अंदर हमने 4 फीचर्स करने स्टूडेंट्स रोमांटिसिज्म के अंदर, जिसमें मैं एक एक करके मार्क करूंगी। पहला आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ये, और ग्लोरीफाइड फोक आर्ट्स एंड द वर्नैकुलर लैंग्वेज, जिसके अंदर ये इंटेलिजेंट या फिलोसोफर या स्कॉलर्स थे जिनका मेन आइडिया क्या था कि हम वर्नैकुलर मतलब कि आम लैंग्वेज के अंदर लोगों को नेशनल सेंटिमेंट्स के बारे में बताएं। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे जो इस मूवमेंट को फॉलो करने वाले थे, दे वर स्ट्रांगली अगेंस्ट द रीजनिंग एंड साइंस एंड मेन दे फोकस्ड ऑन द इमोशंस एंड द institutions. I have written over here wrong, that is the intuition. Mainly they focused on emotions and intuition. Third, they wanted to share a collective heritage, a common culture. किसी भी कंट्री के अंदर स्टूडेंट अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के लोग होते हैं जिनकी कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट वो सब के सब एक कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम एक कंट्री के अंदर रहते हैं तो चाहे हम डाइवर्स क्यों ना हों, बट हम कहीं ना कहीं एक कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो लास्ट उनका क्या था आइडिया? दे वॉन्टेड टू क्रिएट नेशनलिज्म थ्रू द फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ कहीं भी देखें, इन्होंने किसी भी लॉजिक को नहीं दिया, क्योंकि किसी को भी अपने देश से प्यार करने के लिए साइंस या लॉजिक नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए अपनी कंट्री को लेकर। और वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे आती है? जब हम अपनी कंट्री को विजुअलाइज करते हैं, अपनी कंट्री को लेकर सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, फोक पोइट्री को पढ़ते हैं, फोक डांसेस करते हैं, तब जाकर हम अपनी कंट्री के लिए हमारे मन में सेंटिमेंट्स आते हैं। तो रोमांटिसिज्म भी यूरोप के अंदर एक फीलिंग थी, एक मूवमेंट था जो स्पेशली किस लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि लोगों में अपनी अपनी कंट्री के लिए ट्रू सेंटिमेंट्स एराइज हों। Yes students, now you come to the 4th part of your chapter. The name of the 4th part is Making of Germany and Italy, and this part is on the page number 19. इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, और वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। जो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस पार्ट के अंदर हमने 3 कंट्रीज का यूनिफिकेशन करना है, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टूडेंट्स। इन दिस स्लाइड आई एम जस्ट गिविंग यू द मेन पॉइंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड द फर्स्ट मेन पॉइंट इज इटली वॉज द फ्रेगमेंटेड स्टेट। मतलब इटली के अंदर जो कंट्री है ये अलग अलग स्टेट के अंदर डिवाइड थी। अभी हम ये पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में भी करेंगे स्टूडेंट। सेकेंड मेन पॉइंट इज द रोल ऑफ
कैवूर, जो वहाँ का मेन नेशनलिस्ट लीडर था, जिसको एक्चुअली में इटली के यूनिफिकेशन को लेकर स्टूडेंट्स हम 3 मेजर लीडर्स को इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं, जिसमें एक आते हैं रोल ऑफ कैवूर, थर्ड आता है रोल ऑफ जोसेफ मैज़नी और फोर्थ आता है रोल ऑफ गैरिबाल्डी। और जो लास्ट स्टूडेंट देख रहे हैं विक्टर इमैनुअल, ही बिकेम द emperor of the Italy when the Italy was unified. So in the next night we will do in detail these 5 points. Yes student, अभी हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के मेन 5 पॉइंट्स करे थे। अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में करेंगे यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 states, of which only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house. 19th century में जो इटली थी, it was divided into 7 states, और इसमें जो सबसे important थी, that was Sardinia Piedmont. It was a name of a state in the Italy. Second point, जोसेफ मैज़नी वॉज द लीडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। अब क्योंकि इटली में पार्टी थी तो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का जो लीडर था उसका नाम था मैज़नी। He founded the new association called the Young Italy, that is the secret society student. और मैज़नी ने 2 secret society की फाउंडेशन करी थी। पहली secret society है Young Italy और दूसरी है Young Europe. Third, to bring about the regeneration of Italy through the education. अब इटली को रीजनरेट करने के लिए, इसको यूनिफाइड करने के लिए सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंस किस चीज़ को दी गई कि वहाँ पर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न एजुकेशन रिगार्डिंग द कंट्री। अब कंट्री को लेकर पढ़े लिखा होना ज़रूरी नहीं है, कंट्री को लेकर हमारे मन में देश के लिए प्यार, लव, यानी कि देश प्रेम होना चाहिए, और इसके लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। बट एजुकेशन का मतलब क्या है कि हमें सही प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमने अपनी कंट्री को किस तरफ या किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो इसको रीजनरेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड क्या था? एजुकेट होना। कैवूर, हमने वहां पर एक मेन लीडर किया था स्टूडेंट। कैवूर बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पीडमॉन्ट इन 1852। अब ये पीडमॉन्ट क्या है स्टूडेंट? हमने पहले पॉइंट में क्या किया है कि सार्डिनिया पीडमॉन्ट जो है ये इटली की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट थी और इसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर था कैवूर। His main aim was to affect the emancipation of Italy from Austria. अब इसका मेन एम क्या था कि इटली को ऑस्ट्रिया से सेपरेट किया जाए। तो कैवूर को ही हम इटली का रियल मेकर बोलते हैं स्टूडेंट, और उसने 1859 में अपना एम अचीव किया बाय डिफीटेड द ऑस्ट्रिया। गैरिबाल्डी, द नेक्स्ट लीडर ऑफ द इटली, was the hero of the Red Shirt Army. That is the name of the army student in the Italy. और जो गैरिबाल्डी था वो रेड शिर्ट आर्मी का हीरो माना जाता है। He won the support of local farmers to drive out Spanish ruler. अब इटली में से इंपीरियल पावर स्पेन को निकालने के लिए गैरिबाल्डी ने वहाँ के लोकल फार्मर्स की हेल्प ली। एंड एट लास्ट विद द एफर्ट्स ऑफ these 3 main leaders, मैज़नी, कैवूर, गैरिबाल्डी, 1861 में फर्स्ट टाइम द पार्लियामेंट ऑफ इटली assembled in Turin, that is the name of the city, which accepted Victor Emmanuel II as the king of. Now the second important question we are going to start students, the process of the unification of Germany. इससे पहले हमने किया था process of the unification of Italy. जैसे कि मैंने पहले कहा स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली हम पहला कर चुके हैं, सेकंड हम जर्मनी करेंगे और इसके बाद हम थर्ड करेंगे प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 tried its best under the leadership of the King Wilhelm IV of Prussia. अब जर्मनी को यूनिफाइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जाता है प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क को, और इसी की पार्लियामेंट में पहली बार एफर्ट स्टार्ट किए गए थे जर्मनी के यूनिफिकेशन की। और सेकेंड पॉइंट है, अभी हमने बोला ऑटोमन बिस्मार्क। स्टूडेंट इस नेम को आपने हमेशा याद रखना है, बिस्मार्क। ही वॉज द रियल हीरो ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। ऑटोमन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ आर्मी।
इसका सारा क्रेडिट, जर्मन को यूनिफाई करने का जो टोटल क्रेडिट है स्टूडेंट, वो जाता है बिस्मार्क को, जिसने प्रशिया की आर्मी के साथ मिलकर इस यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया। थर्ड पॉइंट, बिस्मार्क वाज कन्विंस्ड दैट यूनिफिकेशन कुड बी अचीव्ड बाय द प्रिंस नॉट बाय द पीपल। अब उसका मेन जो अटेंशन थी वो अपने मोनार्की सिस्टम के ऊपर थी, ना कि लोगों के ऊपर। तो उसका मेन मोटिव क्या था कि जर्मन का यूनिफिकेशन हो तो सकता है, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ द पीपल, ओनली विद द मोनार्क और द प्रिंसेस। सो ही वांटेड टू एक्सपेंड प्रशिया इनटू जर्मनी। तो इस चीज को अचीव करने के लिए उसने प्रशिया को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया जर्मनी की तरफ। इट मीन्स उसने प्रशिया, अपनी स्टेट की जो बाउंड्री थी, वो जर्मन की तरफ एक्सपेंड करनी शुरू कर दी। यूनिफिकेशन वॉज डन बाय अकम्पलिश्ड बाय 3 वॉर्स। अब इस यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स उसने 3 वॉर लड़ी। इन 3 वॉर्स को 7 ईयर्स वॉर भी बोलते हैं, जो 1864 से लेकर 70 के बीच में उसने लड़ी थी। और ये 7 ईयर वॉर जो बिस्मार्क ने लड़ी, इसके अंदर उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 कंट्री के साथ उसने लगातार 3 वॉर लड़ी, जो 7 साल में उसने कंप्लीट करी। सिर्फ किसके लिए? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को कंप्लीट करने के लिए। प्रशिया won the war and on January 1871 the king of Prussia was crowned as the German emperor। और लास्ट में नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। Now you have to complete, students, the 5 points under this question. The very first point is the Industrial Revolution in England succeeded in extending its influence over other nation of the island। इंग्लैंड में क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो इंग्लैंड है वो यूरोप के अंदर एक पावरफुल कंट्री बन गई थी, और इसका मेन इन्फ्लुएंस था कि वो अपने आसपास के नेशंस तक अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करे। नेक्स्ट, English Parliament seized power from monarch in 1688 and nation state came into being। Student, 1688 it's an important date in the Britain history, क्योंकि इस ईयर को हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 1688 में ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई थी, और इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अंडर स्टूडेंट्स इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से सारी पावर सीज्ड, छीन ली, और जो ब्रिटेन था नाउ केम इनटू बीइंग एज अ नेशन स्टेट। इसकी प्रॉपर बाउंड्री बननी शुरू हो गई, और इसकी सारी पावर्स जो थी वो पार्लियामेंट के पास चली गई। अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, learn this point, students, because this is the 1 mark question also। Under the Act of Union 1707 between England and Scotland formed the United Kingdom। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ तो किसके साथ? अब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ सबसे पहले स्कॉटलैंड के साथ, और फिर उसका हुआ आयरलैंड के साथ, जो हमने 4th पॉइंट करना है। अब जब स्कॉटलैंड के साथ ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, तो ब्रिटेन का नाम पड़ गया यूनाइटेड किंगडम, और आयरलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801 अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1801। पहला एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 में स्टूडेंट्स, और दूसरा एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1801, जिसके अंडर ब्रिटेन ने आयरलैंड को भी अपने साथ मिला लिया। और जैसे ही आयरलैंड ब्रिटेन के साथ मिला, तो इसका हमने नेम क्या रख दिया? ग्रेट ब्रिटेन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें आप याद कर रहे हो कि स्कॉटलैंड के साथ जब मिला तो उसका नेम बन गया यूनाइटेड किंगडम, और आयरलैंड के साथ जब ये मिला ब्रिटेन, तो इसका नाम बढ़ गया ग्रेट ब्रिटेन। अ न्यू ब्रिटिश नेशन। हाउ आर यू स्टूडेंट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री लेसन नंबर 1, विच इज ऑन द पेज नंबर 23, एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज स्टूडेंट विजुअलाइजिंग द नेशन। इस पेज के ऊपर स्टूडेंट सबसे पहले आपने लास्ट इसी पेज के ऊपर एक बॉक्स में न्यू वर्ड्स गिवन है, उसमें एक वर्ड दिया हुआ स्टूडेंट एलिगरी। आपको सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझना है।
एलिगरी क्या है? विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विच इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जब हम किसी भी एक चीज़ को या एक पर्सन को किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर विजुअलाइज कर देते हैं, उसको कुछ शेप दे देते हैं कि उस शेप को देखते ही हमें उस पर्सन का या उस चीज़ की याद आ जाती है, उसे हम एलिगरी बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमने ग्रीडी को शो करना है, फ्रीडम को शो करना है, तो इन चीज़ों को शो करने के लिए हम पर्टिकुलर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको देखते ही हमें पता चलता है कि ये थिंग हमारे इस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पार्ट नंबर 5 विजुअलाइजिंग नेशन विच इज ऑन द पेज नंबर 23 स्टूडेंट, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम ये चैप्टर कर रहे हैं जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस गेन करनी शुरू कर दी थी, तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपनी अपनी कंट्री के लिए लोगों में देश के लिए फीलिंग डालनी शुरू कर दी। अब फीलिंग डालने के लिए सबसे पहले लोगों को कंट्री को विजुअलाइज करना जरूरी था। अब ये विजुअलाइज कैसे किया जाए, किस तरह से कंट्री को शेप, एक इमेज या एक ऐसा रूप दे दिया जाए ताकि लोग अपनी कंट्री से अटैच्ड हो जाएं। तो उसके लिए जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किया था स्टूडेंट, कि हमने अपने देश के लिए प्यार जगाने के लिए, अपना कंसर्न दिखाने के लिए हमने भारत माता की इमेजेस बनानी शुरू कर दी थी। ऐसे ही यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी कंट्री से अटैच्ड होने के लिए नेशनलिस्ट लीडर ने अपनी कंट्री को लेकर कुछ एक इमेजेस बनानी शुरू कर दी। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम अपनी कंट्री को मदर कंट्री के नेम से बोलते हैं कि हमारी भारत माता है, क्योंकि हम अपनी कंट्री को मदरलैंड बोलते हैं, इसलिए हमने अपनी कंट्री को फीमेल फिगर में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप इस सामने इमेज में देख रहे हैं, जिसमें जर्मनी के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग देकर आए, तो उसके लिए उन्होंने जर्मानिया एक इमेज बनाई, जिससे उनको ये पता चला कि हाँ, हमारी कंट्री को ये फिगर रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह की फिगर्स को एलिगरी बना दिया गया, एलिगरी नेम दे दिया गया। ऐसे ही फ्रांस ने अपनी कंट्री के लिए मैरियाने इमेज को ड्रॉ किया, और इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी यूरोप कंट्री के अंदर जब कंट्री को विजुअलाइज किया गया, तो उस टाइम लोगों का अपनी कंट्री। ये स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 24 ऑन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 24। हम बात कर रहे थे एलिगरी की। अब एलिगरी के अंदर पेज नंबर 22 के ऊपर आपको कुछ एक सिंबल और सिंबल के साथ साथ उनके एट्रीब्यूट्स और उनके सिग्निफिकेंस भी गिवन है। जैसे सबसे पहले हम ये फिगर देखते हैं। इस फिगर को अगर हम देखें तो इस फिगर के अंदर आपको डिफरेंट चीजें एलिगरी में दिखाई देंगी। जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं ब्रोकन चेन्स, ये है ब्रोकन चेन्स। अब ये ब्रोकन चेन्स जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंट करती हैं बीइंग फ्रीड, आजाद होने को। उसके बाद हम करते हैं ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। अब ये इमेज किस चीज को विजुअलाइज कर रही है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ये रहा स्टूडेंट क्राउन ओक लीव्स का। अब ये ओक लीव्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हीरोइज्म को। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आते हैं सोड। सोड, अब सोड किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? रेडीनेस टू फाइट, कि कोई भी अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के गौरव के लिए, उसको दूसरी फॉरेन अटैक से सेव करने के लिए हम अपनी कंट्री के लिए फाइट लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो ये सोड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है ओलिव ब्रांच अराउंड द सोड। ये तलवार के आसपास जो आपको ओलिव ब्रांचेस शो हो रही हैं, दीज आर विलिंगनेस टू मेक पीस, कि फाइट के साथ साथ हम अपनी कंट्री में पीस भी रखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। ये रहा ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट।
which is designed in 1848, banned by the Duke of the German States. ये वो फ्लैग था जिसे जर्मन स्टेट में बैन कर दिया गया था, बट क्योंकि ये उनका नेशनलिस्ट फ्लैग था तो ये उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था. नेक्स्ट और लास्ट सिंबल आता है स्टूडेंट्स, रेज ऑफ द राइजिंग सन. अब ये जो पीछे आपको राइजिंग सन्स की रेज दिखाई दे रही हैं, दीज आर बिगनिंग ऑफ अ न्यू इरा, कि हम अपनी कंट्री को मोनार्की सिस्टम से जब डेमोक्रेसी की तरफ लेकर आ रहे हैं तो हम एक नए इरा की बिगनिंग कर रहे हैं. और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये सब सिंबल्स के एट्रीब्यूट्स विद देयर मीनिंग्स आर ऑल्सो शोन ऑन द पेज नंबर 24, बॉक्स नंबर 3. सो दीज ऑल द थिंग्स यू हैव टू लर्न स्टूडेंट्स, क्योंकि these questions or these symbols may be come for the 1 mark questions in the shape of true or false, in the shape of match following, MCQs. So you have to learn and remember these visualizations. Now come to the last part of the chapter, which is on the page number 26, and this is the 6th and the last part of the chapter, nationalism and the imperialism. First of all, students, just learn the meaning of imperialism. What do you mean by imperialism? Students, I am telling you the meaning of imperialism. You just hold paper and pen with you and write down the meaning of the imperialism. Student, imperialism means when a powerful nation capture the weak countries or dominate the weak countries, that is called the imperialism. स्टूडेंट, इसी इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ब्रिटेन ने हम इंडियंस के ऊपर मोर देन 200 ईयर्स हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया था. उसे हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म. अब नेशनलिज्म के एरिया को बढ़ाने के लिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, यूरोप के अंदर डिफरेंट पावरफुल कंट्रीज ने अपनी टेरिटरीज की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. और ये सिर्फ किस लिए, ताकि इस चीज़ को यूरोप के अंदर शो किया जाए कि पूरे यूरोप के अंदर कौन सी पावरफुल कंट्री है जो वीक और बहुत स्मॉल कंट्रीज को डोमिनेट कर सकती हैं और उनको कैप्चर किया जाए. तो इसके अंदर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है, बाल्कन रीजन को. अब यूरोप के अंदर बाल्कन रीजन क्या है स्टूडेंट, जो आज की डेट का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड ग्रीस, मैसेडोनिया एंड क्रोशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, these all countries are collectively known as the Balkan region. और यहाँ के रहने वाले लोगों को स्टूडेंट्स हम बोलते थे स्लाव्स. These are the Balkan region. और ये आज की मॉडर्न इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जो टिल 19th सेंचुरी इनको हम बाल्कन रीजन बोलते थे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, ये स्टूडेंट, हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक under the 6th part of the chapter, nationalism and imperialism, and the topic is nationalist tensions emerged in the Balkan region. अभी लास्ट स्लाइड में हमने किया था स्टूडेंट, जो आज की बोस्निया, हर्जेगोविना, रोमानिया, अल्बानिया, ये सब कंट्रीज को हम उस टाइम पर बाल्कन रीजन बोलते थे, क्योंकि इस बाल्कन रीजन में जो डिफरेंट कंट्रीज के नेम हमने किए हैं, यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के लोग थे, डाइवर्स कम्युनिटी थी, यहाँ पर अलग अलग कल्चर के, लैंग्वेज के, रिलीजन के लोग थे. और इन सब लोगों को स्टूडेंट्स हम उस टाइम पर बाल्कन को ऑटोमन एम्पायर के अंडर माना जाता था. और शायद आपने ये ऑटोमन एम्पायर चैप्टर नंबर 3 में भी किया था स्टूडेंट. इसको हम आज की डेट में हम बोलते हैं टर्की. और ये बाल्कन स्टेट एट दैट टाइम वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. अब इस ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये जो डिफरेंट बाल्कन स्टेट्स थी, इनमें टेंशन्स क्यों एमर्ज हुई? अपनी अपनी इंडिपेंडेंस शो करने के लिए इन
पावरफुल कंट्रीज ने, अभी मैं आपको नेम भी बताऊंगी स्टूडेंट्स, किन पावरफुल कंट्रीज ने बाल्कन रीजन की डिफरेंट कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया। दीज वर द कंट्रीज रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जिन्होंने इन बाल्कन रीजन के अंदर इन छोटी छोटी कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को कैप्चर किया और इन कंट्रीज को अपनी टेरिटरी के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। अब बाल्कन रीजन के अंदर स्टूडेंट्स मेन रीजन क्या था, क्योंकि बाल्कन रीजन के अंदर ये टेंशन इमर्ज हुई, उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स कल्चर के लोग थे और दे ऑल्सो हैव द जेलस विद ईच अदर। क्योंकि जो हमने लास्ट अभी किया था स्टूडेंट स्लाइड में, तो उसमें जितनी भी कंट्रीज हमने शो करी थी वो सब कंट्रीज एक दूसरे से जेलस करती थी। जेलस की वजह से उनमें झगड़े शुरू हो गए। अब क्योंकि ये आपस में लड़ रही थी स्टूडेंट्स, इसलिए डिफरेंट यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर्स ने, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन लोगों ने इन बाल्कन रीजन्स की छोटी छोटी कंट्रीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब हम करेंगे इसके अंदर रीजंस। आइडियाज ऑफ रोमांटिसिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन एक्सप्लोसिव। रोमांटिसिज्म का आइडिया हमने स्टूडेंट्स पीछे किया था कल या परसों में, तो उसमें रोमांटिसिज्म में क्या था, जिसमें हम अपनी कंट्री को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर कोई साइंस या लॉजिक नहीं ढूंढते, हम अपनी कंट्री को जोड़ते हैं सिर्फ आर्ट और कल्चर से। जो ऑटोमन एम्पायर था, अब ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्योंकि इनमें डाइवर्स लोगों कल्चर के लोग थे, आपस में झगड़ते थे क्योंकि उनकी सेम, या हम कह सकते हैं कोई भी एक चीज कॉमन नहीं थी जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते। these states were jealous of each other and wanted to gain territories at the cost of others। और ये कंट्रीज ने एक दूसरी टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। There were intense rivalry among the European power over trade and the colonies। Rivalry means लोगों में या कंट्रीज में दुश्मनी होनी शुरू हो गई। अब यूरोपियन पावर्स, स्टूडेंट्स, these are the 4 यूरोपियन पावर्स जिन्होंने राइवलरी, आपसी झगड़े की वजह से कि रशिया ज्यादा पावरफुल है या जर्मनी पावरफुल है, इंग्लैंड पावरफुल है या ऑस्ट्रिया या हंगरी पावरफुल है, अपनी पावर को शो करने के लिए उन्होंने इन बाल्कन रीजन की, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर आने वाली इन सभी छोटी छोटी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। अब कॉलोनी क्या है? द वीक नेशन इज कॉल्ड द कॉलोनी, जस्ट लाइक इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। और यही रीजन था बाल्कन रीजन के अंडर जो छोटी छोटी कंट्रीज के आपसी जेलस की वजह से झगड़े थे। नंबर 2, जो इन यूरोपियन कंट्रीज ने इन बाल्कन रीजन के अंडर आने वाली कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को खत्म करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट जस्ट लिसन, दिस वाज द मेन कॉज विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1919 में स्टार्ट हुई और इसका बेसिक कॉज क्या था स्टूडेंट? बेसिक कॉज क्या था? ओनली द इम्पीरियलिज्म विच इज स्टार्टेड बाय दीज 4 नेशंस और 4 यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और। So with this topic I am going to finish this chapter. Have a